हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसा कि आपको पता होगा, हम एसएससी जीडी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम जीएस और हिंदी की सीरीज चला रहे हैं। तो उसमें ये प्रीवियस ईयर हम कवर कर रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो उसका ये पार्ट होने वाला है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और आपको पसंद आती है तो आप लाइक और कमेंट करके बताया कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना पाते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला जीएस का क्वेश्चन होने वाला है, वह होने वाला है उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो स्थापना दिवस भी आपको याद करने, तो ये सब ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद करके जाने होंगे। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह बनेगा 9 नवंबर। 9 नवंबर इसका आंसर बनेगा। उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है वो 9 नवंबर मनाया जाता है। आपको पता होगा तीन स्टेट बने थे। एक बना था 1 नवंबर को, एक बना था 9 नवंबर को, एक बना था 15 को। तो 15 को 2000 में, ये 9 नवंबर 2000 को बने थे स्टेट तीनों। ठीक है, उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीन स्टेट बने थे दोस्तों। एक 1 नवंबर को बना था छत्तीसगढ़, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। और 15 नवंबर 2000 को बना झारखंड। ठीक है, तो तीनों स्टेट्स की रिऑर्गनाइजेशन आपको याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी दिया हुआ शायद इसका जो फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य का गठन 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यह राज्य बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तराखंड का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में केदारखंड, मानखंड तथा हिमवंत के रूप में मिलता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर में तिब्बत, चीन तथा पूर्व में नेपाल से मिलती है। इसे पवित्र तीर्थस्थलों के कारण देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर की स्थापना हुई थी उत्तराखंड की। तीनों स्टेट के रिकॉग्निशन आपको याद हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट को। कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कहा जाता है। नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन है वो कैल्शियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे नॉर्वेजियन साल्टपीटर कहा जाता है। यह एक प्रकार का नमक है जिसका कोई रंग नहीं है। इसका व्यापक रूप से उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में तथा आतिशबाजी तथा विस्फोटक बनाने वाले उद्योगों में होता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट को ही क्या कहा जाता है, नॉर्वेजियन साल्टपीटर कहा जाता है। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन है, आप देखते हैं उसके आगे जो क्वेश्चन आता है वो आता है निम्न में से कौन सी हिमाचल की एक मार्शल नृत्य शैली है। किसकी, हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली जो तलवारों के साथ खेली जाती है, उसका नाम आपको बताना है। छनकछम, नामगेन, पारस या खरेती। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खरेती। खरेती हिमाचल प्रदेश की मार्शल नृत्य शैली है। ठीक है दोस्तों, खरेती। चलिए देखते हैं इसका इसका भी फैक्ट देख लेते हैं जो ये इसमें बताया गया। हाँ, तो ये देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है खरेती हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली। कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की खरेती, जो तलवारों के साथ खेली जाती है। हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख नृत्य इस प्रकार हैं, जिसमें डांगी आ जाता है, छनक छम आता है, और आता है कगांग, कयांग आता है, माला आता है, और राक्षस दानव भी आता है। तो डांगी लोक नृत्य, छनक छम, कयांग और राक्षस। ठीक है, ये सब नृत्य हैं, और जो मार्शल आर्ट शैली है वो है खरेती। तो याद रखना, नृत्य और मार्शल आर्ट शैली अलग अलग है। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है 2018 की पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी ब्लैंक्स ने की थी। ठीक है, 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी ब्लैंक्स ने की थी, वो की थी भारत ने की थी। लेकिन ये प्रीवियस क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं, करंट अफेयर्स का था, ये अब ट्रेंड में नहीं रहेगा। तो आप अभी की करंट अफेयर पढ़ के जाना। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है वो सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं ब्लैंक्स के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होंगी, वो उत्पन्न होंगी भूमध्य रेखा के निकट। किसके निकट, भूमध्य रेखा के निकट। वहां गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है, तो वहीं महासागरीय धाराएं, गर्म महासागरीय उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उत्पन्न होती हैं भूमध्य रेखा के निकट। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं।
एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, वे धाराएं जो निम्न अक्षांश भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांश ध्रुवों की ओर चलती हैं उन्हें गर्म जल धाराएं कहते हैं। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। अतः ये जलधाराएं जिन क्षेत्रों की ओर चलती हैं वहां तापमान बढ़ा देती है, वहां का तापमान क्या कर देती हैं, बढ़ा देती है। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं सिक्किम से जुड़ी हुई हैं? सिक्किम जो है इधर पड़ता है, ऐसे ऐसे छोटी सी सिक्किम है, तो वहाँ की कितने राज्यों की सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? तो वो एक ही राज्य है, ठीक है, एक ही राज्य की सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं। कितने कितने की? एक राज्य की। ठीक, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ, सिक्किम एक छोटा पर्वतीय प्रदेश है। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार, पूर्व में तिब्बत की चुंबी घाटी एवं भूटान, पश्चिम में नेपाल तथा दक्षिण में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल अवस्थित है। तो ठीक है, तो ये चारों तरफ से अलग अलग देशों से, नेपाल से, भूटान से, चाइना से, ठीक है, तिब्बत मतलब चाइना ऐसे कह सकते हैं हम लोग, तो उनसे घिरा हुआ है, और एक तरफ पश्चिम बंगाल की सीमा इससे लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? जैसे ही वो अनुच्छेद लगेगा और ये सारी 19 वाले मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 352 अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद? 352 नंबर अनुच्छेद है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यदि भारत अथवा किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा ब्रह्म आक्रमण, बाह्य आक्रमण, ठीक है, अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात कब है? 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। 358 युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण घोषित राष्ट्रीय आपात में अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं का निलंबन स्वतः ही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला को जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का होने वाला है। इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर, राइटिंग, इमेजेस एंड सॉन्ग्स के लिए नॉन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका तो आंसर है, वैसे मैं बताऊं आपको तो शांतनु दास। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, शांतनु दास। लेकिन आपको सब पुरस्कार याद करके जाना है क्योंकि आपका करंट अफेयर इसी साल का आने वाला 2022 का आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है उसकी ओर। अमूल ब्लैंक्स से दूध, इसका एक्सप्रेशन नहीं पढ़ेंगे हम, हाँ अब इसको पढ़ेंगे। तो अमूल ब्लैंक से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है। ठीक, अमूल कहाँ से, सीधे सीधे याद रखो, अमूल की जो कंपनी है वो गुजरात से बनकर आई है। कब? गुजरात से बनकर आई है, ठीक है। तो और गुजरात वो देश में श्वेत क्रांति लाई थी अमूल कंपनी ने। ठीक, वर्गीज कुरियन इसके को फाउंडर थे। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हाँ, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक, जिन्होंने श्वेत क्रांति बनवाई थी, मतलब श्वेत क्रांति इन्हीं की वजह से आई थी। प्रतिष्ठित दुग्ध ब्रांड अमूल गुजरात को स्थापित करने वाले एक सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी सफलता से आशान्वित होकर तत्कालिक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को देश के अन्य स्थानों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का गठन 1965 में किया। किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री ने किया, 1965 में किया। याद रखना 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से एक साल पहले क्या कर गए वो? अमूल राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कर गए 1965 में। कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। इसके नेतृत्व में 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया, जिससे भारत में श्वेत क्रांति का आगाज हुआ। वर्तमान में भारत विश्व का अग्रणी दुग्ध उत्पादक है। सबसे ज्यादा दूध भारत में होता है। हर गांव में चौपे मिलेंगे, हर गांव में गैया भैंसियां मिलेंगी। चलिए, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती? तो ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं करती। कहाँ नहीं करती? निर्वात में। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं करती। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन है, ध्वनि कंपन करती हुई, ध्वनि ऐसी चलती, कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। जिसके थ्रू ध्वनि जाती है वो माध्यम कहलाता है। यह दोष या ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि
सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए इसमें ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, उधर कुछ है ही नहीं, ना हवा है। इधर तो हवा भी एक माध्यम ही तो है ध्वनि के लिए, लेकिन उधर कुछ होता ही नहीं है, तो ध्वनि संचरित नहीं हो पाती। ठीक है, याद रखिएगा। अभी देखो हम शुरू में पढ़ के आए थे उत्तराखंड का गठन, उसमें मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ का गठन। अब आगे छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस या गठन कब मनाया जाता है, बताइए। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस या गठन कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था 3 स्टेट्स फॉर्म हुए थे, कब? 2000 में। 2000 में 3 स्टेट्स फॉर्म हुए थे। पहला था 1 नवंबर 2000 को, जो कि था छत्तीसगढ़। दूसरा था 9 नवंबर 2000 को, जो कि था उत्तराखंड। ठीक, और तीसरा था कौन सा? 15 नवंबर 2000 को, जो कि था झारखंड। क्या था? झारखंड। तो ऐसे याद करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है इधर। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 7 राज्यों को स्पर्श करती है। प्राचीन काल में यह दक्षिण कोसल के नाम से प्रसिद्ध था। कौन से कोसल के नाम से? दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर निम्न था। तो ये 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा, फिर भी हम इसका आंसर इसका जो आंसर है वो है दोस्तों ए, बोरोबी नीला सर्फिंग कोआला। ठीक है, बोरोबी एक नीला सर्फिंग कोआला। ठीक, ये इसका क्या था? शुभंकर था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, करंट अफेयर का इसका हम एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधे सीधे। ये भी वैसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। व्यापार सुगमता सूचकांक, सूचकांक आपको पढ़ने आने, इसमें 63वां स्थान था भारत का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण साई के नए महानिदेशक कौन बने? तो वो हैं संदीप प्रधान, संदीप प्रधान। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? जो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है वह है सिंगली। ठीक है, सिंगली श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे हम। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। पाक जलडमरू मध्य इसे भारत से अलग करता है। इसके पश्चिम में मन्नार की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। श्रीलंका की पहली आधिकारिक जो भाषा है वो है सिंगली। वर्तमान में तमिल और अंग्रेजी भी है। ठीक है, पहली थी सिंगली, वर्तमान में तमिल भी है और अंग्रेजी भी है। कोलंबो पूर्व राजधानी, श्रीलंका की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा नगर भी है। इसकी वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व व्यापार संगठन WHO कार्यकारी बोर्ड के 147 सदस्य की अध्यक्षता की? तो वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को ब्लैंक्स के आधार पर डिजाइन किया जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज जो पानी वाला सिद्धांत था इनने दिया था। ठीक है, उत्प्लवन वाला सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर उनको बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ठीक, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत के आधार पर ही लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन किया जाता है। मतलब ऐसा, ये रहा पानी और आपने इसमें कुछ बर्तन डाला तो उसने जितना पानी ये हटाया उतना ही वजन उतना ही वजन उतने ही वजन का इसमें पानी हटाया। ठीक है, तो वही चीज़ है। उसके भार में जो कमी का आभास होता है, भार में यह कमी का आभास वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के बराबर होता है। जितना कमी आई है उतना ही पानी उसने हटाया है। ठीक है, ऐसा चीज होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? वो है जॉइंट अफ्रीकन स्नेल। इसे तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक चुना गया है। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं।
जॉइंट अफ्रीकन स्नेल विशाल अफ्रीकी घोंगा का एक वैज्ञानिक नाम अचतेना फुलिका है। यह मोजाम्बिक से लेकर उत्तरी में केन्या और सोमालिया तक पाया जाता है। इसे IUCN ने तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से घोषित किया है। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में ब्लैंक से हारा था। तो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था उसमें वो औरंगजेब से हारा था। किससे? औरंगजेब से हारा था। औरंगजेब से हारा था। ठीक। वर्ष 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब और मुराद की सेनाओं का मुकाबला शाही सेना से हुआ, जिसके नेतृत्व द्वारा दारा शिकोह कर रहा था। इस युद्ध में दारा शिकोह पराजित हुआ। दारा की पराजय का मुख्य कारण मुसलमान सरदारों का विश्वासघात तथा औरंगजेब की योग्य सेनापतित्व था। इसके बाद मुगल साम्राज्य का नेतृत्व औरंगजेब ने 1658-1707 तक किया। ठीक है, सरहिंद का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सामूगढ़ सरहिंद का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। लाला लाजपत राय ब्लैंक्स के एक सक्रिय सदस्य थे। ठीक है, कौन से धर्म के? जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, आर्य समाज के या वैष्णव धर्म के? तो जो लाला लाजपत राय थे वो आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। कौन समाज के? आर्य समाज के। दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे हम। लाला लाजपत राय भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने पंजाब केसरी और पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता है। वे स्वामी दयानंद से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज में शामिल हुए थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म में आदर्शवाद राष्ट्रवाद के साथ मिलकर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करेंगे। ठीक है, ये आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। ठीक, अगर 2019 में भारत में शिशु दर कितनी थी? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 28.3 थी। कौन सी? 28.3 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के नाम के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे है? ठीक है, किस नदी किनारे है? प्लासी। ये पूछा गया सीधे सीधे क्वेश्चन में। तो प्लासी कहाँ है? बंगाल में। बंगाल में कौन? हुगली नदी निकलती है गंगा से, तो सीधे सीधे हुगली लगा दो आप। हुगली नदी के प्लासी किनारे है। अगला क्वेश्चन है वो है, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था। यह युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में हुई। प्लासी हुगली नदी के किनारे स्थित है, एक गांव है। यह युद्ध मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला हार गया। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये क्वेश्चन कभी कभार ये भी बनता है, सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वो किया जाता है हरियाणा में। ठीक है, किस महीने में किया जाता है ये भी पूछ लिया गया, तो महीने में किया जाता है फरवरी में। कब? फरवरी में आयोजित किया जाता है। इसका आंसर देख लेते, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी माह में सूरजकुंड मेला प्राधिकरण तथा हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र उद्योग, संस्कृति तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। ठीक है, सूरजकुंड मेला हरियाणा में फरवरी में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वे थे राजीव कुमार ने किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। हाँ, मधुमक्खियों के पालन का, छत्तों का पालन होता है, उसका क्या कहते हैं? तो ये आपको बहुत सा पता होगा। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। पिसिकल्चर मछलियों के पालन को, फ्लोरिकल्चर फूल के पालन को, और सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। किसे? रेशम कीट पालन को कहते हैं। चलिए इसमें देखा होगा। ठीक है, ये सब लिखें एक्सप्लेनेशन। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खियों छत्तों का पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट पूरा प्रीवियस ईयर होने के साथ साथ ये कंप्लीट होता है। आपका कितना स्कोर हुआ ये आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार अच्छा कंटेंट आप चैनल पर आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।